हेलो एवरीवन, आई एम योर लाइफ कोच मोहित वशिष्ठ और हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ नए पॉडकास्ट लेकर आया हूं। और ये पॉडकास्ट उनके साथ है जो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर थे पहले, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। उसके बाद उन्होंने एक नया वेंचर शुरू किया, बट उससे पहले उन्होंने एक एमएनसी कंपनी में काम किया जो वर्ल्ड में न्यूमेटिक प्रोडक्ट बनाती है। हमारा ये पॉडकास्ट उस यूथ के लिए है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे हैं या इंजीनियरिंग कर चुके हैं और साथ ही साथ ऑटोमेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आई वुड से। इंडस्ट्री में नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है और मशीन्स, फैक्ट्री ऑटोमेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं। अब वो क्या ट्रेंड्स हैं, मार्केट में जॉब्स किस तरह की आ रही हैं, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कैरियर आई वुड से। अगर 5 बड़े हॉटेस्ट कैरियर में की मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन उनमें से आपका एक अच्छा कैरियर हो सकता है। जो यूथ उसमें अपना भविष्य बनाना चाहता है उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए बात करते हैं उस्मान जी से। तो उस्मान जी अभी क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमें ये बताइए कि अभी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या आ रही है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि पिछली बार भी हमने काफ़ी बातें की थी ऑटोमेशन के रिगार्डिंग, तो इस बार भी हम ऑटोमेशन से रिलेटेड क्या सिनेरियो हैं, क्या जॉब में जो स्किल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट हैं, इंडस्ट्री क्या चाहती है, और इंडस्ट्री के जो अलग अलग सेगमेंट हैं जैसे ऑटोमोटिव सेगमेंट है, फूड सेगमेंट है, फार्मास्यूटिकल सेगमेंट है, टेक्सटाइल है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें क्या सिनेरियो चल रहा है ऑटोमेशन को लेके, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ जो है शेयर करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये जो जानकारी हैं जो हमारे जो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स है और एकेडमिक प्रोफेशनल्स हैं उनके किसी काम की होगी, और उसके बेसिस पे अपना एक राइट कैरियर पाथ चुनने की उसको कोशिश करेंगे। देखिए ऑटोमेशन क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको समझने से पहले ऑटोमेशन क्यों है ये समझते हैं। राइट। ऑटोमेशन की नीड इसलिए है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। एक दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज है, हर कंट्री का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें बहुत हाई फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं। दूसरा, जब हमारी जो प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें क्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो क्वालिटी जो है वो मैनुअल प्रोडक्शन से ना तो हम क्वांटिटी मीट कर पाते हैं और ना ही क्वालिटी मीट कर पाते हैं। मीन्स टू से कि जो मैनुअल काम हो रहा था उससे हम उसको जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड में वो फुलफिल नहीं कर पाते। सपोज करो मैनुअल से आप 10 पीस पर डे बना सकते हैं, लेकिन डिमांड आपकी 100 पीस पर डे की है, ठीक है, तो आप उसको मैनुअल से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कर भी लिया आपने, मैन पावर बढ़ा ली, तो आपको मैन पावर स्किल्ड करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। आपको अलग से एक एजुकेशन और ट्रेनिंग सेगमेंट अपनी इंडस्ट्री में लगाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैनुअली जब फास्ट काम होता है तो उसमें एरर्स आते हैं, तो प्रोडक्शन जो है डिफेक्ट लेस नहीं बन सकता, तो इसके लिए ऑटोमेशन की जरूरत है। राइट, ठीक है। तो अब आप कोई से भी सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, या आप किसी भी एफएमसीजी कंपनी में काम करते हैं, और वहां पे हर टाइप के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन नेचर अलग अलग है, ठीक है। राइट। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डिफरेंट सेगमेंट है, फूड एंड बेवरेज डिफरेंट सेगमेंट है। तो लेकिन अगर हम देखें ऑन एन एवरेज ऑटोमेशन को जो है 2 मेन स्ट्रीम में डिवाइड किया जाता है। एक हमारा होता है प्रोसेस इंडस्ट्रीज, प्रोसेस ऑटोमेशन, और एक हमारा होता है फैक्ट्री ऑटोमेशन। तो फैक्ट्री ऑटोमेशन और प्रोसेस ऑटोमेशन में डिफरेंस क्या है? दैट ऑटोमेशन दैट वर्क्स फॉर 24 आवर्स, जैसे आपके शुगर मिल, डिस्टिलरी प्लांट्स, पावर प्लांट्स, ठीक है, दैट कम्स इनटू प्रोसेस ऑटोमेशन। यस। तो उसमें आपके मेनली अगर टेक्निकलिटी की बात करें तो उसमें ज्यादातर एनालॉग सेंसर्स जो है, एनालॉग सिग्नल्स, और कंटिन्यूसली ग्रेजुएटिंग और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फिनोमिनास जो है वो होती हैं। जैसे प्रेशर का एलिवेशन धीरे धीरे होता है, ठीक है, टेम्परेचर भी धीरे धीरे राइज करता है या फॉल करता है, ठीक है, फ्लो हो गया इसी तरह से, या किसी वेसल के अंदर किसी लिक्विड का लेवल हो गया, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने
आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और मुझे लगता है 4 ही चीजें मेन होती हैं। तो ऑटोमेशन को समझने के लिए अपनी बॉडी को एक बार थोड़ा सा अगर हम समझ ले तो ऑटोमेशन बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। वी सेंस द थिंग, ओके, एंड वी टेक डिसीजन एंड वी एक्ट अकॉर्डिंगली। तो ऐसे ही ऑटोमेशन में चाहे कोई भी मशीनरी हो, चाहे बड़ा प्लांट हो या कोई छोटी मशीनरी हो, वो भी इन्हीं सिद्धांत पे काम करती वी है। हैव टू टेक द फीडबैक। एग्जैक्टली, आपको देखना है कि सेंसर जो है वो सेंस करता है फील्ड में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सिग्नल आपके कंट्रोलर यानी कि जो आजकल पीएलसी एचएमआई स्काडा होता है वहां तक जाता है। उसके अंदर सर्टेन एल्गोरिदम्स होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो फिर एक डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से फिर आउटपुट आता है, और आउटपुट जो है फील्ड में चेंजेस प्रोड्यूस करता है कि इस ऑब्जेक्ट को कितना पुश करना है, पुल करना है, या इसको प्रेस करना है। दैट मींस यू हैव टू मॉनिटर एंड देन कंट्रोल, मॉनिटर एंड कंट्रोल, यही ऑटोमेशन है। ठीक है, ऑटोमेशन बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अगर ऑटोमेशन फील्ड में कोई आना चाह रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, इनमें बस कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है, मेनली ऑटोमेशन को अगर आपको समझना है तो ऑटोमेशन के अंदर 3 मेजर कैटेगरी की डिवाइसेस यानी कि कंपोनेंट्स यूज होते हैं। एक होता है एक्चुएटर्स, जो फील्ड में एक्चुएशन प्रोड्यूस करता है, मींस मोशन प्रोवाइड करना, रोटरी हो या लीनियर मोशन हो या हीटिंग हो या इस तरह का कोई फ्लो प्रोड्यूस करना, ये एक्चुएशन के काम होते हैं। दूसरी कैटेगरीज में वो डिवाइस आती हैं जिन्हें हम सेंसर या फीडबैक एलिमेंट कहते हैं, जो जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको डिटेक्ट कर सके कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, फ्लो कितना हो गया, टेम्परेचर कितना एलिवेट हो गया, कितना रिड्यूस हो गया। और तीसरी जो मेजर इंपॉर्टेंट डिवाइस है वो है कंट्रोलर। कंट्रोलर इन द सेंस मोस्टली पीएलसी हम यूज करते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। ओके, तो इन 3 में से अगर आप, ये डिपेंड करता है आप किस फील्ड से हैं। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप एक्चुएटर्स फील्ड में ज्यादा आपको नॉलेज होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अगर आप कोई यूथ electronics है या में- इंजीनियर है उस फील्ड में जाके काम Exactly. कर सकता है ऑटोमेशन की। बिल्कुल, ठीक है। अभी ऑटोमेशन को जो है हम इसके लिए एक और टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं मैकाट्रॉनिक्स। राइट, मैकाट्रॉनिक्स मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इट्स वेरी ट्रेंडिंग राइट नाउ। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर आपको ऑटोमेशन इंजीनियर बनना है तो आपको मैकेनिकल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल की भी नॉलेज होनी चाहिए। स्टैंड अलोन अगर आपको कोई नॉलेज है तो आपकी ग्रोथ तो होगी लेकिन लिमिटेड होगी। बट आज की डेट में इंडस्ट्री को ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्योरली चाहिए, ना मैकेनिकल चाहिए, ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चाहिए, उनको चाहिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। यू मस्ट बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो वो तो आप हैं। आपको आपने पढ़ाया भी है और आप आई थिंक मशीन्स भी बना रहे हैं जो विच कंटेन्स ऑल द थिंग्स। एग्जैक्टली, देखिए जितना हमने सीखा है फील्ड में, ठीक है, हमने भी सीखा है, लोगों से मिलके सीखा है। और जैसा कि आपने बताया है कि हम एक जर्मन एमएनसी में काम करते थे, तो वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, एक मतलब टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, वो चीज हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक प्राइम फोकस रहता है, देखिए इंडिया इज द मार्केट ऑफ द कॉस्ट कॉन्शियसनेस। ठीक है, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं। तो वी ट्राई टू प्रोवाइड द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। राइट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको पिक एंड प्लेस करना है, ठीक है, आपने एक रोबोट लाके लगा दिया। ठीक है, रोबोट इट्स हैज ए मतलब मेजर कैपेक्स भी होता है, ओपेक्स भी उसका ज्यादा होता है। कैपेक्स ओपेक्स के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। जी सर। ठीक है, तो कैपेक्स मतलब यही है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और उसकी रनिंग कॉस्ट, ओपेक्स, ठीक है, तो वो ज्यादा होती है। उस चीज को हम कितने आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। राइट, ठीक है, तो उसमें हम न्यूमेटिक लगा के या हाइड्रोलिक लगा के या कोई इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर लगा के उसको बहुत कम कॉस्ट में जो है सोल्व किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को, जो कि एक बड़े सॉल्यूशन से हमें मतलब बड़े इन्वेस्टमेंट से हमें बचा लेता है। एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर मैं बात करूं, एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैं बात करूं, पहले इलेक्ट्रिकल ही होता था। अगर आप आईटीज में जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आज भी मिलेगा। बट इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म इसलिए हुआ कि हम एनर्जी कंजर्व कर सके। राइट, तो आज की इंडस्ट्री, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी वर्टिकल हो, एनर्जी सेविंग पे बहुत काम कर रही है। जी जी, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे और क्या इंस्ट्रूमेंट या किस तरह की टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है? देखिए टेक्नोलॉजी तो बहुत है। ठीक है, एनर्जी के कई फॉर्म है। ठीक है, देखिए सबसे रॉ फॉर्म एनर्जी है कोल। ठीक है, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन एमिशन, आपने सुना होगा कोपेनहेगन वगैरह, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं जिसमें बहुत सारी कंट्रीज मिलकर बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतना कार्बन एमिशन हो रहा है, इसको हमें रिड्यूस करना है, सर्टेन टारगेट्स आर देयर। तो वो क्या है बेसिकली, दे
आपकी पावर है कितनी कम कंज्यूम करके कितना मेजर आउटपुट निकाल सकते हैं। एनर्जी को कैसे कम किया जाए, फैक्ट्री में कैसे एनर्जी कम की जाए, उस पर काम करते हैं आई थिंक। देखिए सबसे बड़ी चीज है जैसे आपने बोला मॉनिटरिंग। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे जितने हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। राइट। ठीक है, जब हम एक बार मॉनिटर कर लेते हैं तो हमारे पास एक सर्टेन डेटा होता है, फिर हम ये एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कहाँ वेस्टेज हो रहा है। तो उसको जो है हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि उसको रेक्टिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मतलब हमारा मेजर जो एरिया है वो न्यूमेटिक हाइड्रोलिक है। ठीक है, न्यूमेटिक में हम एयर प्रोड्यूस करते हैं जो कंप्रेस्ड एयर होती है। ठीक है, तो कंप्रेस्ड एयर प्रोड्यूस करने के लिए हमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी ही हम यूज करते हैं। राइट। लेकिन अगर पूरे प्लांट में आपके डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एयर का और कहीं पे लीकेज है तो वो लीकेज हमारी जो एनर्जी हमने प्रोड्यूस करी है उसका वेस्टेज है। राइट। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रिसिटी को किसी तरह से एक डब्बे में भर के बचाएं हम। राइट। तो वो तो नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जहां जहां वेस्टेज किसी भी फॉर्म में हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लीक प्रूफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो आपने टेक्निक की बात करी, तो हम यहाँ सर्टेन फ्लो सेंसर्स वगैरह लगाते हैं और उसमें मेजर करते हैं कि कहीं अनएब्रप्टली चेंजेस तो नहीं आ रहे फ्लो में, जो हमारे कैलकुलेटेड फ्लो में चाहिए होता है उससे ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। So I think you are having a state of art facility with you. Yes, and you are having a team for the same. Obviously we are providing those things। और हमारे बहुत सारे मतलब प्लेसेस पे हमने इंस्टॉलेशन भी किया है इसी मेथड के लिए। Great. तो जैसे एम्स, आपका एम्स डेवलप हो रहा है मतलब जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे उनके यहाँ लॉन्ड्री है एक, ऑटोमेटिक मशीन्स वहाँ पे लगी हैं जो उनकी बेडशीट्स वगैरह धोने के लिए। तो उसमें हमारा ही एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने इंस्टॉलेशन किया है वहाँ पे। ग्रेट। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हमारी जो मतलब ये तो है हम किसी भी इंडस्ट्री में प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो इंडस्ट्री के लिए एक तरह बून की तरह काम कर रहा है ऑटोमेशन। अब जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संभावना है? क्या उनका कैरियर पाथ जो होगा वो आसान होगा, मुश्किल होगा, और एट द एंड ऑफ द डे मॉनेटरी गेन क्या होगा? देखिए अगर हम बात करते हैं एकेडमिक वर्कफोर्स की जो इस टाइम इंजीनियरिंग में है, डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं उनके सर्टिफिकेशंस आप लीजिए, क्योंकि देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कोर्सेज एकेडमिक में थोड़ा लेट आते हैं। राइट। आपको भी पता होगा जब हम लोग पढ़ते थे तो हम कहते थे कि यार ये तो 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जो आज हम पढ़ रहे हैं। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हमें स्टीम इंजन पढ़ते थे, लेकिन आप देखते हैं स्टीम इंजन कहाँ यूज होता है। हम मेट्रो के जमाने में और मैगलेव ट्रेन के जमाने में, बुलेट ट्रेन के जमाने में स्टीम इंजन वाला कंसेप्ट अगर पढ़ेंगे तो हम कितना पीछे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। तो एकेडमिक का तो ये हाल है। डिग्रियां, डिप्लोमा आपको जॉब दिला सकते हैं, वो भी तब जब आप किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन से करते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको लेटेस्ट स्किल्स पे स्किल्ड होना पड़ेगा। जैसे और आपको मल्टी डिसिप्लिनरी भी होना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, सेंसर्स का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से हैं तो आपको न्यूमेटिक का और हाइड्रोलिक का भी नॉलेज होना चाहिए। इन द सेंस मल्टी डिसिप्लिनरी होकर ही हमें ग्रोथ के जो है चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ट्रेनिंग भी देते हैं। ये जो ट्रेनिंग्स आप देते हैं, आप मशीन्स बनाते हैं, आप अपनी टीम को ट्रेंड भी करते हैं, न्यू R&D पर भी आप काम करते हैं, साथ साथ ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि क्या ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कराते हैं, और आपसे अगर कोई यूथ ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो कैसे आपके से जुड़ सकता है और आप उसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं? हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ही कोर्सेज हैं, जैसे न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी बेस्ड, पीएलसी प्रोग्रामिंग बेस्ड, इंडस्ट्री 4.0 बेस्ड, इस तरह की जो है हमारे सर्टेन कोर्सेज हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर आके वो चेक कर सकते हैं कि वो आपकी ब्रांच और आपकी डिप्लोमा के रिगार्डिंग और आपकी नॉलेज के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ें मैच कर रही हैं। ऑटोमेशन इंजीनियर बनने के लिए मैं कहूँगा कि आपको सारी कोर्स करने चाहिए। अच्छा, ठीक है। और हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ बिगिनर के लिए ही नहीं है, वो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है कुछ सालों का, 10 इवन 5 ईयर 10 ईयर्स को जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है, जो मेंटेनेंस में है, जो प्रोडक्शन में है, उन लोगों के लिए भी वो बहुत ही वैल्यूएबल कोर्सेज हैं। अगर मुझे
अगर कोई एस्पिरेंट ट्रेनर बनना चाहता है लाइक मी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का ट्रेनर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी कोई कोर्स है क्या? मैं बनना चाहता हूँ तो। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट बताना चाहूंगा राइट। कि सम इयर्स बैक देयर वाज अ टाइम फॉर द टीचिंग टीचर्स, ओके, व्हेन देयर वाज नो इंटरनेट, ओके, द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाज द टीचर माउथ और बुक्स, राइट। ठीक है। तो जो उस फील्ड में सिर्फ पढ़ के पढ़ाते थे उनको बोलते थे हम टीचिंग टीचर्स। तो अब नाउ गोन आर द डेज, ठीक है। उसके बाद टाइम आया नोइंग टीचर्स का, जब न्यू कोई लर्न करता था इंटरनेट के हेल्प से और वो अपने स्टूडेंट्स को बताता था, क्योंकि इंटरनेट वाज नॉट एक्सेसिबल फॉर ऑल, ठीक है। बट अगर आप आज का सिनेरियो देखें, इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर, ठीक है। कोई भी बच्चा गूगल पे बच्चा भी बोल देगा कि व्हाट इज ऑटोमेशन, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन सामने आ जाएंगी। नाउअडेज इफ यू वांट टू बी अ गुड ट्रेनर, तो आज का जो टाइम है वो डूइंग ट्रेनर का है, ठीक है। आप अपने ही फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, उसी को आप अच्छे से बेटर समझा सकते हैं, तभी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी एज ए ट्रेनर होगी। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं से पढ़ के कंटेंट तैयार करके और पीपीटी तैयार करके ट्रेनिंग देने चला जाऊंगा, तो ठीक है, कुछ दिन ऑडियंस आपको मिलेगी, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या इंडस्ट्री में आज न्यू ट्रेंड आ रहे हैं, उनको कैसे कंसल्ट कर सकते हैं कि वो हमसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या कोई भी प्रोडक्ट उनको कैसे सेल कर सकते हैं, या कैसे उन्हें बता सकते हैं, कैसे उन्हें समझा सकते हैं कि इतना एनर्जी कंजर्व करके आप ऑटोमेशन करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं? कोई एक ऐसा मूल मंत्र उन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कुछ बताना? देखिए आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए भी, ठीक है। क्योंकि जो रेगुलर कंजप्शन की चीजें हैं वो हम खरीदते हैं और यूज करते हैं, बट एज एन इंडस्ट्री जब हम कोई नई चीज अप्लाई करते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वेदर इट इज फिजिबल और नॉट, ठीक है, वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, और कितना कॉस्टली है, इसका आरओआई कब निकलेगा, देयर आर लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। तो इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है जनरली, ठीक है। तो वी हैव ए चैलेंज। अच्छा, एक इसका एक रीजन ये भी है कि ऑटोमेशन को ना थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस मिलता है ड्यू टू द वर्कर्स। उन्हें लगता है कि हमारी जॉब्स जाएंगी, ऑब्वियसली कुछ सफलिंग होती है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ऑटोमेशन नहीं लाएंगे तो सबकी जॉब जाएंगी, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में ना तो हम कंजप्शन मीट कर पाएंगे, ना ही क्वालिटी मीट कर पाएंगे, अल्टीमेटली हमको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, तो पूरी इंडस्ट्रियां जो है उनकी वर्किंग पे और उनकी एग्जिस्टेंस में ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो फिर सबकी जॉब जाएंगी। दैट मींस प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आई मस्ट से। देखिए हम लोग जो सर्वाइवल मोड में ही है, एज एन इंडिया अगर कंट्री की मैं बात करूं, वी आर इन द सर्वाइवल मोड, बिकॉज हमसे पहले जो डेवलप कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी एट पीक लेवल ऑफ ऑटोमेशन पहुंच चुकी हैं। ओके। अगर आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज सुनी हो तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा दैट चाइना हैज एंटर्ड इन द डार्क फैक्ट्री एजेस। यस, डार्क फैक्ट्री एजेस का मतलब क्या होता है कि वहां पे कोई ह्यूमंस नहीं है, only machines are there. Yes, I have read an article on to that. You have read ना, तो it means जब वहाँ ह्यूमंस ही नहीं है तो लाइट्स की जरूरत भी नहीं है। तो वहाँ केवल ये है कि आपके रॉ मटेरियल की एंट्री हो रही है और पूरा प्रोसेस थ्रू आउट द मशीन्स हो रहा है, और फाइनली उस मशीन के एग्जिट गेट पे आपको फिनिश प्रोडक्ट्स तैयार पैक्ड कंडीशन में। That means robots are working there. रोबोट्स हैं, इंटेलिजेंट मशीन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पूरी फैक्ट्री है, क्लाउड कंप्यूटिंग, इमेज प्रोसेसिंग और आपका साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ, मतलब जो कंसेप्ट हम जो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। तो यहाँ पे तो हम बहुत पीछे हैं। सो वी कैन से दैट कि हम तो अभी जो है ना स्टोन एज में है ऑटोमेशन। अच्छा, राइट। बिकॉज इफ यू विजिट, आई हैव विजिटेड सो मेनी एमएसएमईज सर। हम बात करते हैं इंडस्ट्री 4.0 की, इंडस्ट्री 5.0 की, बट आवर इंडस्ट्री इज नॉट मेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द इंडस्ट्री 3.0। ओके, तो हमें जंप करना है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अवेयरनेस भी नहीं है तो वो अवेयरनेस भी करी जाए उस चीज़ के लिए। तो इसीलिए हमारी कंपनी ने जो है स्टार्टिंग से ही 2 वर्टिकल रखे हैं, एक इंडस्ट्री सेगमेंट को जो हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं वो, और दूसरा एजुकेशन में हम जो ट्रेनिंग्स हैं, और ट्रेनिंग्स के माध्यम से बेसिकली हम अवेयरनेस ही कर रहे हैं। ट्रेनिंग इज नॉट आवर रेवेन्यू जनरेशन टूल, वो हमारा क्या है, एक अवेयरनेस टूल है। दैट इज योर विजन। एग्जैक्टली। तो वी वांट टू अलाइन द यूनिवर्सिटीज एंड
means industries so that they can work together. तो इंडस्ट्री आप की नीड, एजुकेट करना चाहते हाँ, हैं यूथ इंडस्ट्री की को भी नीड को और समझे, इंडस्ट्री की एकेडमिक, नीड के लिए लोगों को जिससे कि वो वहां पर काम कर सकें, अपना कैरियर बना सकें, कैरियर उसको तो एजुकेट कर रहे हैं। कैरियर तो सेकेंडरी पार्ट है, पहले अच्छा। हमारी नीड फुलफिल होना। नीड हमारी क्या है, हमें चाहिए लो कॉस्ट ऑटोमेशन। और लो कॉस्ट ऑटोमेशन ऐसे नहीं मिलेगा कि आपने चाइना से, ताइवान से और किसी अदर कंपनी से मशीन लाई और अपने यहाँ लगा ली, तो दैट इज हाई कॉस्ट, क्योंकि उनके सर्टेन मार्जिन हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमें यहीं पे जनरेट करना है वो चीज। ओके। तो ओनली द रिसर्चर्स एंड एकेडमिक्स कैन डू दैट, ठीक है। तो वो एक ब्रिज किसी को बनना पड़ेगा। तो वी आर आवर कंपनी यूएस टेक्नोलॉजीज ट्राइंग टू बी ब्रिज, ठीक है, जिसको एकेडमिक्स पे भी पकड़ है और इंडस्ट्री में भी पकड़ है। तो इंडस्ट्री, मेरे साथ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम प्रॉब्लम शेयर करते हैं, सो दे गिव सम सर्टेन सॉल्यूशंस, और फिर उसको हम स्टडी करते हैं कि उसको कैसे प्रैक्टिकली हम जो है अचीव कर सकें। राइट राइट। तो प्रॉब्लम तो मिलेगी आपको इंडस्ट्री में और उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको एकेडमिक में। दैट इज आवर मोटिव। ग्रेट ग्रेट उस्मान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी देर बात की, और आपने हमें फैक्ट्री ऑटोमेशन, इंडस्ट्री ऑटोमेशन और क्या ट्रेंड्स हैं मार्केट में, और कैसे यूथ इसमें काम कर सकता है, कैसे इंडस्ट्री को फायदा मिल सकता है, इतना सारा बताया। आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपने कैरियर गोल को आगे ले जाना चाहते हैं और तो कमेंट करें कि अगली बार किस टॉपिक के साथ आपके सामने पॉडकास्ट करें और आप उससे बेनिफिट पा सकें। आई एम योर लाइफ कोच मोहित वशिष्ठ।